लेक्चर नंबर 13 चैप्टर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। हम लोग पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 12 में सीखे थे कि कोई भी सिंगल सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिस्क कैसे निकालें ऑन द बेसिस ऑफ डेटा अवेलेबल। हमारे पास दो मेथड होता था, एक्स पोस्ट एनालिसिस, एक्स एंटी एनालिसिस। अगर डेटा हिस्टोरिकल डेटा दिया हुआ है तो एक्स पोस्ट एनालिसिस से हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं। अगर हिस्टोरिकल डेटा नहीं दिया हुआ है, मतलब कंपनी नहीं है, तो एक्स एंटी एनालिसिस हम लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिस्क निकालते थे। करेक्ट करेक्ट। तो पिछले लेक्चर में सिर्फ हम लोग सिंगल सिक्योरिटी का निकालना सीखे थे। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि पूरा पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा और पूरे पोर्टफोलियो का रिस्क क्या होगा, वो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग वो सीखने वाले हैं। ठीक है ठीक है। एक बात लोग क्लियर होगा सबके पास कि पोर्टफोलियो में एक से ज़्यादा सिक्योरिटीज़ होता है। करेक्ट। अगर कोई भी आदमी के पास दो टाइप का सिक्योरिटी है, मतलब उसके पास एक पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज़ है। करेक्ट। पोर्टफोलियो का मतलब ये नहीं कि 10 होना चाहिए, 20 होना चाहिए। एक से ज़्यादा तुम्हारे पास अगर सिक्योरिटी है, दैट मीन्स यू आर हैविंग अ पोर्टफोलियो। करेक्ट करेक्ट। तो पहले हम लोग सीखते हैं कि पोर्टफोलियो का हम लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालें। तो बोले बहुत ईजी है भाई। अगर एक पोर्टफोलियो में अगर दो को सिक्योरिटी है तो दोनों सिक्योरिटी का तुम एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल दो और ऐड कर दो। मान लेते हैं हमारे पास एग्जांपल में कि हमारे पास टाटा का सिक्योरिटी है और महिंद्रा का सिक्योरिटी है। तो टाटा का एक्सपेक्टेड रिटर्न हम लोग निकालें 10%, महिंद्रा का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालें 15%। तो हमारे पास पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना हो गया? 25%। सही है? नहीं, सही नहीं है मेरे भाई। 10% रिटर्न है 15 इसका टाटा का, 15% रिटर्न है महिंद्रा का। तो मतलब ये थोड़ी कि तुमको 25% एक्सपेक्टेड हो गया। नहीं, ऐसे नहीं निकलेगा। पोर्टफोलियो का अगर तुमको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है तो तुमको दो चीज़ चाहिए। पहला, तुमको चाहिए एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच सिक्योरिटी इन द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड वेटेड एवरेज ऑफ दैट सिक्योरिटी। नॉट वेटेड एवरेज बट वेट। क्या चाहिए? अगर तुमको पोर्टफोलियो का पूरे पोर्टफोलियो अगर तुमको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है तो उस पोर्टफोलियो में जितना सिक्योरिटी है ना, हर सिक्योरिटी का तुमको पहले निकालना होगा एक्सपेक्टेड रिटर्न और उस सिक्योरिटी का तुमको वेट निकालना होगा। भाई तुम अभी बोला कि अगर मेरे पास टाटा का 10% एक्सपेक्टेड रिटर्न है और उसका महिंद्रा का 15% रिटर्न है तो 25% तुम नहीं ले रहा था। तो तुम अभी क्यों बोल रहे हो कि तुमको एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिए? हाँ भाई, एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिए हमको, 10% 15% चाहिए, लेकिन हमको वेट भी चाहिए। सिर्फ 10% और 15% ऐड करके 25% नहीं बोल सकते कि पोर्टफोलियो हमको 25% रिटर्न देगा। जो रिटर्न मिल रहा है हमको उसको उस सिक्योरिटी के वेट से उसको मल्टीप्लाई करना होगा और उस सिक्योरिटी का वेटेड एवरेज रिटर्न ढूंढना होगा। जब हर सिक्योरिटी का वेटेड एवरेज रिटर्न ढूंढ लेंगे और उसको ऐड करेंगे तब पूरा पोर्टफोलियो का हमको रिटर्न मिलेगा। सिर्फ एक्सपेक्टेड रिटर्न सारे सिक्योरिटी का ऐड करके हम लोग पोर्टफोलियो का रिटर्न नहीं बता सकते हैं। हमको सारे सिक्योरिटी का वेटेड एवरेज निकालना होगा। समझे? फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास दो सिक्योरिटी है, टाटा है, महिंद्रा है, तो पहले टाटा का वेटेड एवरेज निकालो। वेटेड एवरेज क्या? वेटेड एवरेज रिटर्न पहले टाटा का निकालो। जैसे कि मान लेते हैं टाटा का वेटेड एवरेज हो गया 15%, महिंद्रा का हो गया वेटेड एवरेज 10% या 20%। तो पोर्टफोलियो का तुम्हारे पास क्या आएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न? 10% प्लस 20%, 30%। समझे? समझ गए? तो वेटेड एवरेज कैसे निकलता है भाई? तुम तो बोल रहा है कि सारा सिक्योरिटी का वेटेड एवरेज निकाल दो और ऐड कर दो। तो वेटेड एवरेज हम कैसे निकालें? वेटेड एवरेज क्या? वेटेड एवरेज ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो वेटेड एवरेज ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालते हैं? बहुत ईजी है। एक्सपेक्टेड रिटर्न मल्टीप्लाइड बाई द वेट ऑफ द सिक्योरिटी। अगर टाटा का एक्सपेक्टेड रिटर्न 10% है और उसका वेट अगर 20% है या 50% वेट है, तो टाटा का वेटेड एवरेज रिटर्न कितना हुआ? 10% इंटू 50%, दैट इज इक्वल टू 5%। तो टाटा का वेटेड एवरेज कितना हो गया? 5%। वैसे अगर महिंद्रा का वेटेड एवरेज निकालोगे तो उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न मान लेते हैं 20% और उसका वेट मान लेते हैं 50%। तो उसका वेटेड एवरेज कितना हुआ? 20 इंटू 50, 10%। तो महिंद्रा का एक वेटेड एवरेज हुआ 10%, टाटा का वेटेड एवरेज हुआ 5%। अब दोनों को ऐड कर दो, 10 प्लस 5 15%। तो पूरा पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना हुआ? 15%।
वेरी इजी, कोई कन्फ्यूजन नहीं। करेक्ट करेक्ट। तो इसका हम फॉर्मूला बताते हैं। अगर तुमको कोई भी पोर्टफोलियो का तुमको निकालना है एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं ERP। ER क्या होता है? एक्सपेक्टेड रिटर्न, और P का होता है पोर्टफोलियो। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू वेटेड एवरेज ऑफ वन सिक्योरिटी प्लस वेटेड एवरेज ऑफ सेकंड सिक्योरिटी, वेटेड एवरेज ऑफ थर्ड सिक्योरिटी। जितना सिक्योरिटी है सबका वेटेड एवरेज निकाल दो। वेटेड एवरेज किसका? रिटर्न का। कोई भी रिटर्न का वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं? जो भी एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके वेट से। करेक्ट करेक्ट। तो पेज नंबर 146 पे देखोगे तो पोर्टफोलियो का हम लोग कैसे निकाल रहे हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न। पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए जितना सिक्योरिटी है सबका वेटेड एवरेज रिटर्न निकाल दो और ऐड कर दो। करेक्ट करेक्ट। ठीक है भाई, मान लिए कि हम हर सिक्योरिटी का वेट निकाल देंगे और हर सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल देंगे, उसको उसके वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस सिक्योरिटी का वेटेड एवरेज निकल जाएगा, और सारे सिक्योरिटी का वेटेड एवरेज हम लोग ऐड कर देंगे तो पूरा पोर्टफोलियो का हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, हमको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने आता है, हम सारा सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल देंगे। कैसे भाई? पिछले लेक्चर में सीखे थे ना, इंडिविजुअल सिक्योरिटी का कैसे एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हैं। एनुअल रिटर्न एक्स, फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, मतलब सम ऑफ एक्स अपॉन एन। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न तो हम सब सारा सिक्योरिटी का निकाल देंगे। वेट कैसे निकालें? देखो, वेट निकालने के लिए दो ऑप्शन आता है। पहला, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि हाँ भाई इस सिक्योरिटी का ये वेट है। जैसे कि अगर तुम्हारे पास पोर्टफोलियो है टाटा और महिंद्रा का, तो क्वेश्चन बोल देगा 50% टाटा का वेट है, 50% महिंद्रा का वेट है। इजी इजी। अगर क्वेश्चन तुमको वेट नहीं दिया है हर सिक्योरिटी का, तो तुमको ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढोगे? बहुत ईजी है भाई। वेट होता है द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर मान लेते हैं अपने केस में कि हमारे पास टाटा और महिंद्रा है, हमने इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपया टोटल में, हमारा पोर्टफोलियो 1 लाख का है, मतलब हमने 1 लाख इन्वेस्ट किया है। ओके, टाटा में इन्वेस्ट किया है 60,000 रुपया, महिंद्रा में इन्वेस्ट किया 40,000 रुपया। तो टाटा का वेट क्या हुआ? टाटा का वेट होगा रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो टाटा का इन्वेस्टमेंट कितना है? 60,000 आउट ऑफ 1 लाख। तो टाटा का वेट कितना हुआ? 60%। महिंद्रा का वेट कितना हुआ? 40%। तो ऐसे वेट निकल गया। करेक्ट करेक्ट। एक बात याद रखना, वेट निकालने के लिए कभी नंबर ऑफ शेयर्स मत देखना कि टाटा का शेयर हमारे पास 300 ही है और महिंद्रा का हमारे पास 600 शेयर है, तो उस 3:6 का रेशियो निकाल दोगे तो वैसे तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर से मतलब नहीं है। क्यों? हो सकता है टाटा का शेयर भले ही 300 तुम्हारे पास शेयर है, लेकिन उसका दाम 500 रुपये पर शेयर है, तुम्हारे पास 1.5 लाख का शेयर है, मतलब 15,000 समथिंग का, 40। हाँ ठीक है। लेकिन महिंद्रा का दाम हो सकता है कि वो 100 ही रुपया का शेयर होता है, इवन तो वो 600 का है, तो 600 इंटू 100 कितना होता है? 60,000 रुपया। करेक्ट है ना? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो 1.5 लाख, ये 60,000। तो नंबर ऑफ शेयर से मतलब नहीं है, इन्वेस्टमेंट, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट से मतलब है। तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट का जब प्रोपोर्शन करोगे तब तुम्हारे पास आएगा वेट। तो वेट निकालने का 2 ऑप्शन, या तो क्वेश्चन में दिएगा या खुद निकाल लेना। करेक्ट करेक्ट। इस सारा बात को अगर समराइज करें तो कैसे होगा? अगर तुमको किसी पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है तो उस पोर्टफोलियो में जितना सिक्योरिटी है ना, सबका वेटेड एवरेज रिटर्न निकाल लो। ठीक है? कोई भी सिक्योरिटी का वेटेड एवरेज कैसे निकालोगे रिटर्न? बहुत ईजी है। उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न मल्टीप्लाई बाय उसका जो वेट है उस पोर्टफोलियो में, तो उस सिक्योरिटी का आ जाएगा। ऐसे ही सारा सिक्योरिटी का निकाल देना वेटेड एवरेज और उसको ऐड कर देना, तब पोर्टफोलियो का वेटेड एवरेज आ जाएगा, मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा। इजी इजी। वही तुम्हारा फॉर्मूला भी दिया हुआ है, देख लो कि ERP इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई वेट ऑफ ए। तो हो गया वेटेड एवरेज रिटर्न ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए सिक्योरिटी है। फिर सिक्योरिटी बी का वैसी वेटेड एवरेज। तो जितना सिक्योरिटीज पोर्टफोलियो में होगा सबको ऐड कर दो, सबका वेटेड एवरेज ऐड कर दो, पूरा पोर्टफोलियो का तुम्हारे पास वेटेड एवरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाए। इजी इजी। उसके लिए एग्जाम्पल दिए सर पेज 146 में कि 3 सिक्योरिटी है एक पोर्टफोलियो में ABC, सबका एक्सपेक्टेड रिटर्न तुमको दिया हुआ है। पहले से देखो एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है नंबर ऑफ शेयर्स और मार्केट प्राइस पर शेयर। तुमको कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, मतलब पोर्टफोलियो में 3 सिक्योरिटी है, अब तुमको 3 सिक्योरिटी है और तुमको पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। तो कैसे निकालोगे? जितना सिक्योरिटी है सबका वेटेड एवरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल दो। वेटेड एवरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए क्या चाहिए? एक्सपेक्टेड रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ दैट सिक्योरिटी।
वेट निकालने का 2 मेथड, या तो क्वेश्चन में देगा या खुद निकालो। क्वेश्चन में दिया वेट नहीं दिया हुआ है, कैसे निकालें? वेट क्या होता है? रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड नॉट नंबर ऑफ शेयर्स। यहाँ देखो नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है, तो तुम क्या सोचोगे कि सबसे ज़्यादा शेयर ए का है, तो 1000 अपॉन 500, 1000 प्लस 500 800, कितना हुआ? 1800 और 2 2300, 1000 अपॉन 2300 वेट हो गया ए का। नहीं, ए का वेट होगा 1000 इंटू 10 अपॉन आपका 20,000 रुपया, दैट इज 10,000 अपॉन 20,000, 50% वेट होगा। तो इन्वेस्टमेंट से लेना है, तो सबका ए का बी का वेट निकाल लो, और तुमको एक्सपेक्टेड रिटर्न ए बी सी तीनों का दिया हुआ है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न मल्टीप्लाइड बाई वेट निकाल दो। तो ए का वेटेड एवरेज, बी का, सी का, तीनों का वेटेड एवरेज निकाल दो, तीनों को ऐड कर दो, जो आंसर आएगा वो पूरा पोर्टफोलियो का वेट होगा। वैसे ही पेज 147 पे आंसर आया हुआ है। ठीक है, डन डन। चलो, तो ये तो हो गया, हम लोग सीखे कि पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालें। हम लोगों को तो अभी एक और चीज़ सीखना है, क्या? हम लोग पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे निकाल सकते हैं। अभी पूरे पोर्टफोलियो का हम लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न जो होने वाला है वो सीखे। पिछले लेक्चर में सीखे थे कि एक सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क कितना होगा, कैसे निकालेंगे। इस चैप्टर में तक, इस लेक्चर में हम लोग सीखे अभी तक कि पूरे पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालेंगे वो सीखे, लेकिन पूरे पोर्टफोलियो का रिस्क भी होगा। अभी हम लोग तो ये एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाले हैं ना, जरूरी थोड़ी है कि जो एक्सपेक्ट किए हैं, जैसे कि अपना पेज 146 वाला में 15.6% एक्सपेक्टेड रिटर्न है पूरा पोर्टफोलियो, जरूरी थोड़ी कि 15.6% है, हो सकता है कि 0% है, हो सकता है माइनस में, हो सकता है 50% आ जाए। ये तो रिस्क है। रिस्क इज नॉट जस्ट गोइंग डाउन नेगेटिव, इट कैन गो अप ऑल्सो। रिस्क इज नॉट गोइंग टू द एक्चुअल, नॉट कमिंग द एक्चुअल थिंग विच वी वांटेड, दैट इज रिस्क। तो रिस्क तो है, तो हम लोग रिस्क कैसे निकालें? बहुत ईजी है भाई। अभी जैसे निकाले हो सारा सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न, उसको मल्टीप्लाई किए वेट से, वैसे रिस्क कर दो। सारा सिक्योरिटी का रिस्क निकाल दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो वेट से, ऐड कर दो, तुम्हारे पास आ जाएगा पूरा पोर्टफोलियो का रिस्क। नहीं, क्यों नहीं? नॉर्मल चीज़ सोचो भाई। अगर मेरे पास टाटा है, टाटा का एक्सपेक्टेड रिस्क है 10%, ओके, महिंद्रा का एक्सपेक्टेड रिस्क है 15%, टाटा का वेट है 60% और महिंद्रा का वेट है 40%। तो दोनों को जब ऐड करोगे तो तुमको टाटा और महिंद्रा का, जैसे कि टाटा का वेटेड एवरेज रिस्क निकलेगा 10% इंटू 60%, दैट इज इक्वल टू 6%। और महिंद्रा का तुम्हारा महिंद्रा का वेटेड रिस्क कितना निकलेगा? 20% इंटू 40%, दैट इज 8%। तो तुम बोलोगे 6 + 8 14% एक्सपेक्टेड रिस्क है पूरा पोर्टफोलियो का। नहीं, क्यों नहीं मेरे भाई? रिस्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अरे 14% ज़्यादा होता है? नहीं, 14% रिस्क नहीं है, यहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा है। एटलीस्ट 80% 90% ऐसे रिस्क है। कहाँ भाई, कैसे रिस्क है बताते हैं, लॉजिकली सोचो। क्या, एक बात बताओ, अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर कुछ एक बार एक बड़ा इशू आ जाए, जो सप्लाई चेन का जो मैनेजमेंट है वो ख़राब हो जाए एक बार, तब तो पूरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बंद हो जाएगा। एक बाय एक अगर कुछ जैसे कि इलेक्ट्रिक कार आ जाए, करेक्ट, तो जो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी मार्केट में चल रही है, टाटा महिंद्रा सब लोग पेट्रोल डीजल पे चल रहा है, सब तो बर्बाद हो जाएगा। तो अगर टाटा का शेयर गिरेगा तब तो महिंद्रा का भी शेयर गिरेगा। तो तुम कैसे बोल सकते हो कि सिर्फ 14% रिस्क है तुम्हारे पोर्टफोलियो का? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक बाय कोई बम्पर ऑफर आ जाए कि ऑटोमोबाइल अगर खरीदोगे तो सेक्शन 80EEE या EE, उसमें तुमको डिडक्शन मिले 1.5 लाख रुपये का, तब तो सब ऑटोमोबाइल खरीदने लग जाएगा। तब तो टाटा का भी शेयर भागेगा, महिंद्रा का भी भागेगा, तब भी रिस्क है, एक्चुअल से तो भाग रहा है। तो यहाँ तो रिस्क बहुत ज़्यादा है ना। अगर एक गिरेगा तो सब गिरेगा, एक बढ़ेगा तो सब बढ़ेगा, 100% रिस्क। तो तुम वेटेड एवरेज रिस्क निकाल के पूरा पोर्टफोलियो का रिस्क नहीं निकाल सकते हो। तुम्हारे पोर्टफोलियो का रिस्क विल डिपेंड अपॉन द रिलेशन बिटवीन द सिक्योरिटीज विच इज़ इन योर पोर्टफोलियो। मतलब कि अगर तुमको पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना है ना, तो तुमको देखना होगा कि तुम्हारे जो पोर्टफोलियो में जो सिक्योरिटीज़ है ना, उसके बीच का रिलेशन क्या है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, अगर सेम रिलेशन है तो बहुत ज़्यादा रिस्क है। अगर सेम रिलेशन नहीं है, मतलब अच्छा रिलेशन नहीं है, तो रिस्क एकदम नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास 2 सिक्योरिटी है, एक टाटा का और एक है रेबेन का, चश्मा का, तो अगर टाटा का शेयर ऊपर जाएगा तो क्या ज़रूरी है कि रेबेन का शेयर ऊपर जाएगा? नहीं,
और अगर रेवेन का नीचे जाएगा तो क्या टाटा का नीचे जाएगा? नहीं। तो इवन तो अगर टाटा का ऊपर जाए हमको मतलब नहीं है, वहाँ अगर टाटा का ऊपर गया तो वहाँ भी रिस्क है। रेवेन तो कांस्टेंट ही रहेगा, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो रिस्क हमारा कम है। तो अगर वही फॉर एग्जांपल है, तुम एग्रीकल्चर और चॉकलेट इंडस्ट्री ले ले, नहीं एग्रीकल्चर और स्टेशनरी इंडस्ट्री ले लेते हैं, तो इवन तो एग्रीकल्चर में बूम है, स्टेशनरी में कोई फ़र्क नहीं होगा। अगर स्टेशनरी में अगर डाउन है तो एग्रीकल्चर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मेरा पोर्टफोलियो तो ओके रहेगा ना। याद करो पहले एग्जांपल फर्स्ट क्लास में शायद एग्जांपल दिए थे कि अगर हमारे पास 2 टाइप का सिक्योरिटी है, लाइक मेरे पास हम 1 लाख इन्वेस्ट किए 2 सिक्योरिटी में, एक इन्वेस्ट किए एग्रीकल्चर में, एक इन्वेस्ट किए टाटा मोटर्स में। अगर एग्रीकल्चर में 60,000 इन्वेस्ट किए थे और टाटा में 40,000, अगर एग्रीकल्चर 60,000 से वैल्यू गिर के 40,000 चला जाता है तो ज़रूरी थोड़ी कि टाटा का शेयर भी गिरेगा 40,000 से नीचे, नहीं, एटलीस्ट वो 40,000 तो रहेगा ही। तब भी मेरे पास वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 40,000 टाटा का और 40,000 तुम्हारा एग्रीकल्चर का, सिर्फ 20,000 का लॉस होगा। अगर पूरा पैसा अगर एग्रीकल्चर में डाल देते 1 लाख रुपया, पूरा 1 लाख चला जाता है मेरा। डाइवर्सिफिकेशन का तो यही स्टोरी समझाए थे ना। तो डाइवर्सिफिकेशन क्यों करना है? व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन? ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन। एकदम रिलेटेड अगर चीज़ नहीं है तुम्हारी, रिलेटेड सिक्योरिटीज़ नहीं है अगर पोर्टफोलियो में, तो रिस्क ही नहीं है। ईजी। तो टू फाइंड द रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो यू नीड टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन सिक्योरिटीज ऑफ द पोर्टफोलियो। एंड हाउ टू फाइंड द रिलेशन? ये तो हम लोग थियोरेटिकल बात बोल दी कि ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर, इसको कैलकुलेशन में कैसे दिखाएंगे? कैलकुलेशन में दिखाने के लिए हमको मैथ का टर्म यूज़ करना होगा। तो मतलब रिलेशन ढूंढने के लिए तुमको मैथ्स यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, रिलेशन ढूंढने के लिए तुमको मैथ्स क्या यूज़ करना होगा? तुमको ढूंढना होगा को रिलेशन। रिलेशन से वर्ड बना है को रिलेशन। को रिलेशन एक टर्म है मैथ्स में। तुमको को रिलेशन का फॉर्मूला यूज़ करके 2 को सिक्योरिटी के बीच में रिलेशन ढूंढना होगा। ओके, ठीक है। तो को रिलेशन का फॉर्मूला से तुम 2 को सिक्योरिटी का रिलेशन ढूंढ लोगे। हम लोग रिलेशन क्यों ढूंढ रहे हैं? रिलेशन इसलिए ढूंढ रहे हैं कि अगर रिलेशन अगर सेम है तो रिस्की है, सेम नहीं है तो नॉट रिस्की है। लेकिन कितना रिस्की है कितना नॉट रिस्की है वो को रिलेशन का फॉर्मूला से पता चलेगा। ठीक है, इजी। तो मान के चलते हैं हम लोग, हमारे केस में 2 गो सिक्योरिटी है हमारे पोर्टफोलियो में, एक है टाटा और एक है एग्रीकल्चर। ठीक है, तो हमको ढूंढना है रिलेशन बिटवीन टाटा एंड एग्रीकल्चर। तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? कोरिलेशन का। तो कोरिलेशन का फॉर्मूला डिनोट कैसे करते हैं? कोरिलेशन लिखाता है आर से, स्मॉल आर। तो कोरिलेशन डिनोट होगा आर टाटा कॉमा एग्रीकल्चर। तो कोरिलेशन बिटवीन टाटा एंड एग्रीकल्चर विल बी डिनोटेड एज आर टाटा कॉमा एग्रीकल्चर। ठीक है, कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या है? कोरिलेशन का फॉर्मूला है कोरिलेशन इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ both securities divided by standard deviation of one security multiplied by standard deviation of other security। ये तुमको दिया हुआ है पेज नंबर 147 पे नीचे। कोरिलेशन फॉर्मूला क्या है? कोवेरियंस ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी। स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा से डिनोट होता है। तो कोरिलेशन हम लोग जब 2 सिक्योरिटी का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? कोवेरियंस ऑफ बोथ सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सेकंड सिक्योरिटी। इजी। तो मतलब कोरिलेशन ढूंढने के लिए तुमको कोवेरियंस ढूंढना होगा और स्टैंडर्ड डिविएशन ढूंढना होगा। स्टैंडर्ड डिविएशन तुमको दोनों सिक्योरिटी का ढूंढना होगा और कोवेरियंस दोनों सिक्योरिटी का मिला के ढूंढना होगा, क्योंकि देखो कोवेरियंस ए बी लिखा हुआ है, दोनों सिक्योरिटी का एक साथ कोवेरियंस ढूंढना है। ठीक है, ए भाई तुम को रिलेशन बोल रहा है, कोवेरियंस बोल रहा है, स्टैंडर्ड डिविएशन तो पढ़े हुए हैं, क्या होगा? बहुत इजी है वो, कुछ खास नहीं है। याद करो हम लोग अभी जब पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे रिस्क निकालने के लिए, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया था रिस्क निकालने के लिए? वेरिएंस का फॉर्मूला। वेरिएंस डिनोट होता है सिग्मा स्क्वायर से। तो सिग्मा स्क्वायर जो आंसर आता था वही रिस्क होता था, लेकिन तब भी हम लोग उसको स्टैंडर्ड डिविएशन में लाते थे, क्योंकि जो वेरिएंस का जो आंसर आता था वो समझ नहीं आता था, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमको स्टैंडर्ड डिविएशन का यूज़ करना पड़ता था। करेक्ट। तुमको एक बात बताएं, कोवेरियंस ही तुम्हारा रिलेशन बता देगा। ये भाई जब कोवेरियंस ही रिलेशन बता देगा तो तुम को रिलेशन क्यों ढूंढ रहे हो? को रिलेशन इक्वल कोवेरियंस अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ए स्टैंडर्ड डिविएशन बी कर रहे हो। अगर कोवेरियंस ही तुमको सी बता दे रहा है रिलेशन, तो तुमको को रिलेशन ढूंढने का जरूरत ही नहीं है, कोवेरियंस को डिवाइड करने का जरूरत ही नहीं पड़ा स्टैंडर्ड डिविएशन से। बताते हैं वेरिएंस
भी रिस्क बताता था, लेकिन तब भी हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करते थे। क्यों यूज़ करते थे? क्योंकि हमको समझ नहीं आता था कोवेरियंस का जो वेरियंस का आंसर आता था, क्योंकि वो परसेंटेज स्क्वायर में आता था, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग यूज़ करते थे। वैसे ही जो कोवेरियंस का जो आंसर आएगा ना, वो भी रिस्क ही होगा, लेकिन उसका आंसर परसेंटेज स्क्वायर में आएगा, समझ नहीं आएगा वो। तो उसको नॉर्मल परसेंटेज में करने के लिए हमको कोवेरियंस को डिवाइड करना होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड सिक्योरिटी, तब जाके आंसर जो आएगा वो तुम्हारा समझने लायक होगा, सिंप्लीफिकेशन। और जो आंसर आएगा उसी को हम लोग कहेंगे कोरिलेशन। ईजी ईजी। जो कोवेरियंस है वो भी रिलेशन ही देता है, लेकिन कंफ्यूजिंग रिलेशन परसेंटेज स्क्वायर में। उसको परसेंटेज में लाने के लिए डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं दोनों सिक्योरिटी से। ईजी ईजी। तो हमारा मेन चीज़ हमको क्या ढूंढना है? हमको कोवेरियंस ढूंढना है। पहले सबसे मेन चीज़ वही है, कोवेरियंस ढूंढना। कोवेरियंस क्या है? अभी तो तुम बोला कि कोवेरियंस ही रिलेशन बताता है। हाँ, कोवेरियंस रिलेशन बताता है। वो जो रिलेशन बताता है वो होता है जॉइंट रिलेशन। देखो हम क्या बोलते हैं, कोवेरियंस ए बी डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ए स्टैंडर्ड डेविएशन बी, कोवेरियंस टाटा कॉमा एग्रीकल्चर डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन टाटा मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन एग्रीकल्चर। तो जो कोवेरियंस है वो एक साथ बताता है, तो जॉइंट रिलेशन बताता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कौन सा रिलेशन ढूंढ रहे हैं? हम लोग रिस्क का रिलेशन ढूंढ रहे हैं कि दोनों सिक्योरिटी में रिस्क का जो रिलेशन है वो कितना है, क्या वो ज़्यादा रिलेशन है, ख़राब रिलेशन है, तो हमको वो ढूंढना है। करेक्ट। हमको टाटा और एग्रीकल्चर का जो स्टॉक है दोनों के बीच का रिलेशन ढूंढना है कि टाटा ऊपर जाता है तो क्या एग्रीकल्चर नीचे जाता है, या टाटा ऊपर जाएगा तो क्या एग्रीकल्चर ऊपर जाएगा, हमको ये ढूंढना है। ठीक है, तो पहले हम लोग ढूंढेंगे कोवेरियंस। कोवेरियंस कैसे ढूंढते हैं हम लोग? हाउ टू फाइंड कोवेरियंस? कोवेरियंस ढूंढने के लिए दो तरीका दिया हुआ है। क्या है दो तरीका? दो तरीका विल डिपेंड अपॉन द डेटा अवेलेबल। कौन सा डेटा अवेलेबल? अगर पास्ट का डेटा अवेलेबल है तो एक्स पोस्ट एनालिसिस से कोवेरियंस निकलेगा। अगर फ्यूचर का डेटा अवेलेबल है, जैसे कि नई कंपनी है, तो एक्स एंटी एनालिसिस से तुम्हारा निकलेगा कोवेरियंस। वाह भाई, मतलब कुछ नया सीखने का जरूरत ही नहीं है। एक्स पोस्ट एनालिसिस हम लोग सीखे हुए हैं, एक्स एंटी एनालिसिस सीखे हुए हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड चेंज है, सेम चीज़ नहीं है, लेकिन एकदम सेम एकदम डिफरेंट भी नहीं है, स्लाइड चेंज है। बताते हैं हम लोग। अगर मान के चलते हैं कि अगर हमको हिस्टोरिकल डेटा दिया हुआ है तो कोवेरियंस कैसे निकालेंगे? याद करो वेरियंस कैसे निकालते थे। वेरियंस कैसे निकालते थे? हाँ, सिग्मा ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। सिग्मा एक्स माइनस, सिग्मा मतलब सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। कैसे एक्स माइनस एक्स बार कैसे आता था? याद करो, पहले एक्स ढूंढते थे स्टेप 1 में एनुअल रिटर्न, फिर जो हर साल का एक्स आ गया, एक्स बार ढूंढते थे एक्सपेक्टेड रिटर्न, और हर साल के एनुअल रिटर्न को कंपेयर करते थे एक्स बार से, तो हमारे पास एक्स माइनस एक्स बार आ जाता था। करेक्ट। लेकिन एक्स माइनस एक्स बार का कहाँ सम नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो आंसर 0 आता था। इसलिए चेंज करने के लिए आंसर को हमको एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना पड़ता था, तो पूरा आता था। और सारा एक्स माइनस एक्स बार आ गया, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आ गया, तो सारा को 5 साल का ऐड करते थे और डिवाइडेड बाई एन कर देते थे। करेक्ट। सारा का ऐड करने का मतलब सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, तो आता था हमारा क्या? वेरियंस। करेक्ट। कोवेरियंस भी क्या है? वही चीज़ है, वेरियंस ही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है। क्या हम लोग क्या करते थे वहाँ पे? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करते थे। दो चीज़ चेंज है। पहला, वहाँ पे सिर्फ एक्स माइनस एक्स बार करते थे, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक सिक्योरिटी का हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे हमको दो सिक्योरिटी का निकालना है, तो हमको क्या करना होगा? सिग्मा एक्स माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई माइनस वाई का सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई वाई माइनस वाई बार ब्रैकेट। इसमें दो वेरिएंस है। पहला, वहाँ पे सिर्फ एक सिक्योरिटी का निकालते थे तो एक्स माइनस एक्स बार आता था, यहाँ पे एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड बाई वाई माइनस वाई बार करना होता है, और तब जाके उसको हमको सम करना होता है। ठीक है, ये एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, वहाँ पे होता था सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर किसी का नहीं हो रहा है, ना एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ना वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। यहाँ वाई और एक्स क्या है? दो अलग सिक्योरिटी है, टाटा एग्रीकल्चर। यहाँ पे स्क्वायर नहीं हो रहा है। यहाँ पे स्क्वायर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भाई तुमको मल्टीप्लाई करना है एक्स माइनस एक्स बार को वाई माइनस वाई बार से, तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा, और जब उसको ऐड करोगे तो 0 नहीं आएगा। हम लोग स्क्वायर क्यों करते थे वहाँ पे? क्योंकि आंसर 0 आ रहा था।
यहाँ पे आंसर 0 नहीं आएगा, तो स्क्वायर करने का जरूरत नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं कोवेरियंस, वेरियंस नहीं, कोवेरियंस। ठीक है, करेक्ट। तो वेरियंस कैसे निकाल देते हैं, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। कोवेरियंस कैसे निकलेगा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड बाई वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई एन। वहाँ भी डिवाइडेड बाई एन, यहाँ भी डिवाइडेड बाई एन। वहाँ पे एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का सम, यहाँ पे एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड बाई वाई माइनस वाई बार का सम डिवाइडेड बाई एन। दोनों में फॉर्मूला सेम है, सिर्फ ये कोवेरियंस है इसलिए स्क्वायर नहीं लग रहा है, बस। इजी इजी। और एक और बात याद रखना, शायद तुम कंफ्यूज हो जाओ कि जब कोवेरियंस निकाल रहे होता है तो एक्स माइनस एक्स बार को प्लस नहीं करना वाई माइनस वाई बार से, तुमको क्या करना है, मल्टीप्लाई। 5 साल का तुमको एक्स माइनस एक्स बार निकालना होगा, फिर 5 साल का वाई माइनस वाई बार निकालना होगा। तो जब जो आंसर आएगा एक्स माइनस एक्स बार उसको मल्टीप्लाई होगा वाई माइनस वाई बार के आंसर से, तब जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स माइनस एक्स बार का मल्टीप्लाई वाई माइनस वाई बार। 5 साल का आ जाएगा मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स इंटू वाई, वाई एक्स इंटू वाई, 5 साल का आएगा। सबको ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या लाएगा, सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई वाई माइनस वाई बार, ये 1 साल का। फिर दूसरा साल का एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, दूसरा साल का, तीसरा साल का, चौथा साल का, हर साल का एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई वाई माइनस वाई बार करने के बाद आता है सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ओके, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स एन। तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। तो जब ये निकालोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा कोवेरियंस, और जब तुम्हारे पास कोवेरियंस आ गया है तो कोरिलेशन भी निकल जाएगा। लेकिन जब कोवेरियंस निकालोगे तो आंसर तुम्हारा आएगा परसेंटेज स्क्वायर में। क्यों आएगा वो फॉर्मूला जब क्वेश्चन बनाओगे समझ में आ जाएगा, आंसर आएगा परसेंटेज स्क्वायर में। लेकिन रिलेशन कोवेरियंस से भी निकल जाता है, रिलेशन से पता चल गया, लेकिन रिलेशन समझ नहीं आता है, इसलिए रिलेशन को समझाने के लिए हम लोग कोरिलेशन पे आते हैं। अब कोरिलेशन कैसे निकलेगा, कोवेरियंस अपन स्टैंडर्ड डिविएशन। वहाँ भी हमको समझने के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन का यूज़ करना होता था। स्टैंडर्ड डिविएशन वहाँ कैसे निकालते थे हम लोग, अंडर रूट ऑफ वेरियंस, करेक्ट है। तो यहाँ पे भी हमको स्टैंडर्ड डिविएशन का यूज़ करना होगा। यहाँ पे हम लोग वेरियंस नहीं निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं कोवेरियंस। अब तुमको फिर से वेरियंस निकालना होगा। वेरियंस का होता है सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। अब तुमको निकालना होगा सबका, पहले एक्स का वेरियंस निकालो, फिर वाई का वेरियंस निकालो, फिर दोनों को अंडर रूट करो, तो एक्स का स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा, वाई का स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा, करेक्ट। और कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। नीचे भी मल्टीप्लाई है, ये बात याद रखना। कोवेरियंस निकाल रहे हो तो ऊपर हर जगह मल्टीप्लाई करते एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। यहाँ पे जब तुम कोरिलेशन भी निकाल रहोगे तो नीचे वाई, नीचे भी तुमको मल्टीप्लाई करना है, ऐड नहीं करना है स्टैंडर्ड डिविएशन को, मल्टीप्लाई करना है, तब तुम्हारे पास आ जाएगा कोरिलेशन। इजी इजी। कोरिलेशन जब भी निकलता है वो +1 से लेकर -1 तक के बीच में जाता है। अगर +1 है मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब टाटा और महिंद्रा। -1 है मतलब टाटा और तुम्हारा एग्रीकल्चर। और अगर 0 है इसका मतलब कोई मतलब नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं है। ओके ओके, नहीं बताते हैं। 0 का मतलब हुआ टाटा और एग्रीकल्चर, +1 का मतलब हुआ टाटा और महिंद्रा, -1 का मतलब हुआ कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब टी कॉफ़ी, टी का अगर दाम ज़्यादा जाएगा तो कॉफ़ी का दाम नीचे जाएगा, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो कोरिलेशन तुमको +1 और -1 के बीच में ही आएगा। ओके, तो वो समझ में लायक आता है। लेकिन कोवेरियंस तुम्हारा परसेंटेज स्क्वायर में आता है, उन्हें समझ में आता है, इसलिए हम लोग कोरिलेशन ढूंढते हैं। इजी इजी। अगर हम पूरा अति को पोर्टफोलियो का रिस्क निकालने के लिए फॉर्मूला जो है उसका अगर हम तुमको समरी करें तो कैसे समरी देंगे, बहुत ईजी है। To find the risk of any portfolio, you need to understand the relation between the securities which are in the portfolio. How to find the relation between securities? You have to use a mathematical formula of correlation. Correlation is denoted by R. Okay, and correlation between two will be denoted as RAB. So correlation AB is equal to covariance upon standard deviation of A multiplied by standard deviation of B. What is covariance? Covariance is equal to, covariance का formula will depend upon the basis of data, on the basis of data. अगर पुराना डेटा दिया हुआ है तो covariance का formula will be sigma sum of what, x minus x bar multiplied by y minus y bar for how many, जितना साल का है सारा साल का ऐड कर दोगे तो आ जाएगा सम ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार
divided by n. This will be covariance. Okay, of covariance of both securities if the data is available for past years. तो covariance आ जाएगा तुम्हारे पास, और जब covariance आ गया तो covariance divided by sigma, that is standard deviation of A multiplied by standard deviation of B. standard deviation कैसे निकलता है? अंडर रूट ऑफ वेरियंस. ओके, तो कोरिलेशन आ जाएगा. कोरिलेशन +1 -1 में आता है. अगर तुम्हारा कोरिलेशन तुम्हारा 0 से 1 की तरफ है तो रिस्की है, 0 से -1 की तरह है बढ़िया बात है कि कोरिलेशन नहीं है, कोई रिस्क नहीं है. ओके ओके. तुम एक चीज़ बोलना हम भूल गए. क्या हम क्या बोले कि तुम्हारा जो कोवेरियंस होता है वो बेसिस ऑफ डेटा पे आता है. अगर पास डेटा दिया हुआ है तो तुमको फार्मूला बता दिए. क्या क्या फार्मूला बताया? वही सिग्मा x - x पर वैसे कर दे. जो ये वाला भी फार्मूला किससे तो रिलेट किए थे? पुराना लेक्चर से, जहाँ पे एक सिक्योरिटी था उससे. अगर क्वेश्चन में पास डेटा नहीं दिया है, बोला फ्यूचर डेटा, जैसे 3 सिनेरियो, गुड, बैड, नॉर्मल सिनेरियो, तब कैसे निकालेंगे? बहुत ईजी है भाई. जैसे पिछला लेक्चर में हम लोग जैसे एक सिक्योरिटी का निकालते हैं हम लोग, एक्सपेक्टेड रिस्क इफ फ्यूचर डेटा दिया हुआ है, कैसे निकालते थे? बहुत ईजी था भाई. वहाँ पे सिग्मा प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई x - x बार, बस. वहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स नहीं रहता था, एक ही था एक्सपेक्टेड, तो हमको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना होता था. फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई x - x बार का होल स्क्वायर. हाँ, x - x बार का होल स्क्वायर. x - x बार का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी करते थे. हर साल का x - x बार का होल स्क्वायर उसको मल्टीप्लाई करते थे प्रोबेबिलिटी से. सब करने के बाद 5 साल के x - x बार इंटू प्रोबेबिलिटी करते थे, तो जो सम आता था वो तुम्हारा बन जाता था. क्या? वो तुम्हारा बनता था वेरिएंस. करेक्ट करेक्ट. हमको यहाँ निकालना है कोवेरिएंस ऑफ फ्यूचर डेटा, तो यहाँ पे भी वही करना है. एकदम सेम चीज़ यहाँ पे भी डाल देना है. जैसे वहाँ पे हम 2 डिफरेंस निकाले थे. क्या? वहाँ पे एक सिक्योरिटी का था, यहाँ पे पोर्टफोलियो का निकालना है. जैसे 2 सिक्योरिटी का, वहाँ पे स्क्वायर लगता था, यहाँ स्क्वायर नहीं लगेगा, बस वही करना है. और वो तो पहले सिखाए थे कि वो एक्स पोस्ट एनालिसिस में डिवाइडेड बाई एन करते थे, और एक्स एंटी में पी की जगह यहाँ पे एन नीचे की जगह ऊपर पी लिखा जाता था. तो कोवेरिएंस में भी ऐसे ही होगा. बहुत ईजी है. कोवेरिएंस हम लोग पास डेटा का कैसे निकालते थे? सिग्मा x - x इंटू वाई x - x बार इंटू वाई - वाई बार डिवाइडेड बाई एन. अगर एक्स एंटी एनालिसिस है तो क्या करेंगे? सिग्मा प्रोबेबिलिटी x - x इंटू वाई - वाई. देखो आंसर है, सेम आंसर, तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं. ठीक है, इसका समरी हम तुमको बना के दे देते हैं. मालूम है कहाँ पे? इसका समरी आई कैन गिव ऑन दिस पेज. जस्ट होल्ड ऑन, आई मेक इट हियर. सो गाइज, पेज नंबर 156 में मैंने समरी दे दिया है वेरिएंस, कोवेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का. स्टैंडर्ड डेविएशन चाहे एक्स पोस्ट एनालिसिस हो या एक्स एंटी एनालिसिस हो, सेम फार्मूला, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस. ठीक है, वेरिएंस कैसे निकालेंगे? एक्स पोस्ट एनालिसिस में डिवाइड बाई एन करना होता है, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स पहले से पता होता है, पिछला हिस्टोरिकल डेटा है. लेकिन एक्स एंटी एनालिसिस में एक्सपेक्टेड अगला साल का सिर्फ होता है, पिछले साल का कोई डेटा ही नहीं है, तो डिवाइड बाई एन नहीं कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाइड बाई पी कर देते हैं. ईजी. तो वेरिएंस निकल गया. वेरिएंस का वो क्या होता है? डिनोशन सिग्मा स्क्वायर. फिर कोवेरिएंस कैसे निकालते हैं? बहुत ईजी है भाई. जैसे वेरिएंस निकाले थे वैसे कोवेरिएंस निकाल देंगे, बस यहाँ पे स्क्वायर का यूज़ नहीं करेंगे, और यहाँ पे 2 सिक्योरिटी होगा, तो देख लो x - x बार y - y बार, और तुम इसको देख के याद कर सकते हो. डन डन. तो वेरिएंस निकालना सीख गए, कोवेरिएंस निकालना सीख गए, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आता है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट तुम पूरा का पूरा क्वेश्चन बना सकते हो. ठीक है, इजी इजी. अब कुछ नोट्स बता देते हैं. कोरिलेशन हर वक्त +1 और -1 के बीच में ही आएगा. कोरिलेशन, हाँ, अगर क्वेश्चन में तुमको 2 को सिक्योरिटी के बीच का कोरिलेशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, अगर 2 को सिक्योरिटी के बीच का कोरिलेशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक सिक्योरिटी और मार्केट, दूसरा सिक्योरिटी और मार्केट, मतलब एक्स सिक्योरिटी और मार्केट का रिलेशन दिया हुआ है, वाई सिक्योरिटी और उसका मार्केट का रिलेशन दिया हुआ है, दोनों में सेम मार्केट है, तब हम लोग ए और बी का रिलेशन निकाल सकते हैं, कोरिलेशन निकाल सकते हैं. कैसे? बहुत ईजी है. जो कोरिलेशन ऑफ ए विथ मार्केट है उसको मल्टीप्लाई कर दो कोरिलेशन ऑफ बी विथ मार्केट, तो दोनों को जो मल्टीप्लाई करोगे बहुत ही आंसर बन जाएगा. तुम्हारे पास आंसर जो आएगा वो होगा कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी. इजी इजी. फॉर एग्जांपल मम्मी और बउआ का एग्जांपल था कि 2 को बच्चा है,
अगर मम्मी का रिलेशन अच्छा है बच्चा के साथ, पहला बच्चा के साथ, एक्स के साथ, तो और वाई का, और उसी मम्मी का रिलेशन वाई बच्चा के साथ भी अच्छा है, तो मतलब एक्स और वाई का रिलेशन भी बहुत अच्छा होगा। क्यों? अगर मम्मी बोलती है एक्स को कि जाओ ये काम करो और एक्स कर देता है, और सेम काम मम्मी वाई को बोलती है, वाई को कर देता है, तो मतलब दोनों मम्मी का बात सुन रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब एक्स और वाई का भी, जो एक्स का रिलेशन वाई मम्मी के साथ है, वही रिलेशन वाई का मम्मी के साथ है, मतलब एक्स और वाई का भी रिलेशन सेम होगा, वो भी अच्छा। ओके, लेकिन अगर उल्टा है, लाइक फॉर एग्जांपल एक बच्चा बात सुनता है, दूसरा बच्चा एकदम नहीं सुनता है, तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, तो आंसर आ जाएगा। तो अगर मार्केट के साथ अगर अलग अलग सिक्योरिटी का दिया हुआ है और तुमको अलग अलग सिक्योरिटी का रिलेशन एक दूसरे के साथ देखता है, तो दोनों को मार्केट को मल्टीप्लाई कर आंसर आ जाना। पेज नंबर 148 पे दिया हुआ सब, ठीक है। फिर 149 पे एक नोट है, क्या? अगर तुमको क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है को रिलेशन और स्टैंडर्ड डिविएशन, को रिलेशन बिटवीन टू सिक्योरिटी और दोनों सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है, तुमको सीधा सिर्फ पूछ रहा है तुमसे कोवेरियंस, कैसे निकालोगे? बहुत ईजी है भाई। को रिलेशन इज इक्वल टू कोवेरियंस अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन है, तुमको स्टैंडर्ड डिविएशन को रिलेशन दिया हुआ है, कोवेरियंस इधर को मल्टीप्लाई करना आंसर आ जाएगा। को रिलेशन और स्टैंडर्ड डिविएशन मल्टीप्लाई करो, कोवेरियंस आ जाएगा। करेक्ट करेक्ट। लेकिन एक और नोट है, क्वेश्चन में कभी कभी क्या हो सकता है, क्वेश्चन तुमको बोल देगा कोवेरियंस जो होता है हर वक्त दो सिक्योरिटी के बीच का दिया रहता है और निकालना होता है, लेकिन क्वेश्चन तुमको क्या बोलता है कि कोवेरियंस बिटवीन सिक्योरिटी ए एंड सिक्योरिटी ए, कोई भी एक ही सिक्योरिटी का, मतलब एक सिक्योरिटी का खुद की सिक्योरिटी के साथ रिलेशन बता रहा है कोवेरियंस, तो अगर खुद के साथ अगर बता रहा है दैट इज इक्वल टू वेरियंस ओनली ना। क्यों? उसका नीचे आंसर दिया हुआ है पेज 149 पे, तुमको लॉजिक समझ में आएगा। ओके ओके, डन डन। अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्वेश्चन तुमको बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, कुछ खास है नहीं है, देखें। अच्छा ठीक है, देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं, पेज नंबर 150 पे, कुछ खास नहीं है। 3 साल तुमको दो सिक्योरिटी दिया, सिक्योरिटी ए और सिक्योरिटी बी, और उनका 3 साल का हिस्टोरिकल डेटा दिया हुआ है। ओके, कैलकुलेट कोवेरियंस एंड कोरिलेशन, तुमको कोवेरियंस और कोरिलेशन ढूंढना है, मतलब एट लास्ट तुमको कोरिलेशन ही ढूंढना है, क्योंकि कोवेरियंस तो कोरिलेशन के फॉर्मूला में आ जाएगा। करेक्ट करेक्ट। कोवेरियंस कैसे निकालते हैं? बहुत ईजी है भाई, लेकिन डिपेंड करता है, ईजी तो है लेकिन डिपेंड करता है कि डेटा कौन सा अवेलेबल है, एक्सपोस्ट का या एक्स एंटी का। हमारे पास पास डेटा है तो एक्सपोस्ट एनालिसिस ढूंढना है, तो एक्सपोस्ट एनालिसिस से कोवेरियंस कैसे निकालते हैं? बहुत ईजी है भाई, सिग्मा मतलब सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई एन, एन की नंबर ऑफ ईयर्स दिया है मेरे पास, ठीक है, तो निकाल देते हैं भाई। तो कोवेरियंस निकालने के लिए क्या करना है हमको? एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार चाहिए, एन है हमारे पास, सम करना तो सम करना है, तो पहले एक्स बार और वाई बार ढूंढना होगा। एक्स बार कैसे होता है? एक्स बार क्या होता है? एनुअल एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एक्स कैसे निकलेगा? एनुअल रिटर्न ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। करेक्ट, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एक्स दैट इज एक्स बार निकल गया 30%, वाई का भी वैसे निकाल दिया 14%। ईजी, हम लोग पिछले लेक्चर में सीखे थे ये वाला कि हम लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालते थे भाई? 3 स्टेप था ना, एनुअल रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिस्क। एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे आता था? सम ऑफ टोटल रिटर्न्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रिटर्न्स, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न आता था, तो आ गया। एक्सपेक्टेड तुम्हारा एनुअल रिटर्न तो दिया हुआ है, स्टेप 1 का चीज़ पहले से दिया हुआ है, तुमको सिर्फ एक्सपेक्टेड रिटर्न देना है, तो 30% प्लस 18% प्लस 42% डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो सिक्योरिटी ए का एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया, वैसे सिक्योरिटी बी का रिटर्न आ जाएगा, तो एक्स बार आ गया, वाई बार आ गया। अब तुमको क्या करना है? एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार। ओके, तो एक्स माइनस एक्स बार करो, आंसर आया, वाई माइनस वाई बार करो, ठीक है। तुमको सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार नहीं करना है, या फिर सम ऑफ वाई माइनस वाई बार नहीं करना है, तुमको क्या करना है? सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड बाई वाई माइनस वाई बार 1 साल का, फिर दूसरा साल का एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, फिर तीसरा साल का, तीनों साल का जब मल्टीप्लाई कर दोगे उसका सम करना है, ठीक है। ये बात प्लीज़ दिमाग में याद रखना, कैलकुलेशन में हेल्प आएगा। देखो यहाँ एक्स माइनस एक्स बार का मल्टीप्लाई किया वाई माइनस वाई बार का, 0 इंटू 6% माइनस 12 इंटू माइनस 4, 12 इंटू माइनस 2, जो आंसर है उसका जो आंसर आया है उसको ऐड करोगे तब आएगा तुम्हारा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। समझे मेरे भाई? प्लीज़
कन्फ्यूज वहाँ गलती मत करना, किसी एक्स माइनस एक्स बार को ऐड कर देना, वाई माइनस वाई बार को ऐड कर देना, नहीं होगा तो हम इसका फॉर्मूला में ही वो कर देते हैं। सिग्मा हर वक्त बाहर होना चाहिए, जो सम है ना बाहर है, प्लीज़ समझना उसको, ठीक है। एक्स माइनस एक्स बार एक सेकंड हम उसको एक वो पेंसिल से बना देते हैं। ये एक देखो पेज 149 पे, ये अंदर का चीज़ है भाई, ठीक है। और ये जो एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार हर साल का करो और तब उसको ऐड करोगे, तब आता है सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। प्लीज़, हम तो सोचते हैं कि भाई बेटर तरीका लिखने का जो फॉर्मूला है कोवेरियंस इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, उसे से लिखना चाहिए कोवेरियंस इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार ऑफ फर्स्ट ईयर, एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार ऑफ सेकेंड ईयर, और सबका निकाल दो, उस पर बीच में प्लस एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार फर्स्ट ईयर प्लस एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार सेकेंड, ऐसे करके डिवाइडेड बाई एन। आदमी कंफ्यूज नहीं होगा, मेरे जैसा आदमी, ठीक है। तो हम मेरे पास जो 24% आया, 24% स्क्वायर, ये क्या है कोवेरियंस नहीं, अभी ये तो है 24% स्क्वायर क्या आया है तुम्हारा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, करेक्ट। यहाँ पे हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं किसका, हम लोग यहाँ पे रेज टू पावर 2 का यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे वेरियंस में यूज़ करते क्योंकि कोवेरियंस है, डिवाइडेड बाई एन करना। अभी तो हमारे पास सिर्फ आया क्या, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार आया, हमको कोवेरियंस ढूंढना है। कोवेरियंस क्या होता है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई एन। तो 24% आया है सिग्मा वाला ऊपर वाला, डिवाइडेड बाई एन करना होगा 24/3, दैट इज इक्वल टू 8% स्क्वायर। तो हमारे पास कोवेरियंस कितना गया 8% स्क्वायर, करेक्ट करेक्ट। लेकिन ये तो कोवेरियंस है ना भाई, हमको 8% स्क्वायर से क्या तुमको समझ में आ रहा है कि क्या रिलेशन है, कोई तो समझ नहीं आ रहा है। अब तुमको समझने के लिए तुमको को रिलेशन ढूंढना होगा। कोवेरियंस भी तुमको रिस्क ही बता रहा है, मतलब रिलेशन ही बता रहा है, 8% रिलेशन ही बता रहा है तुमको, रिलेशन ऑफ रिस्क ही बता रहा है 8% स्क्वायर, लेकिन समझ कुछ नहीं आएगा। समझने के लिए तुमको को रिलेशन ढूंढना होगा। को रिलेशन कैसे ढूंढते हैं, कोवेरियंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्टैंडर्ड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन होगी। तो कोवेरियंस निकाल दी हो, अब तुमको स्टैंडर्ड डेविएशन ए का निकालना होगा। कोई भी सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, दैट इज सिग्मा निकालने के लिए तुमको वेरिएंस निकालना होता है, क्योंकि वेरिएंस का ही अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। वेरिएंस कैसे निकलता है याद करो, कोई भी तुमको यहाँ पे सिग्मा ए निकालना है, मतलब एक सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। एक सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो एक ही सिक्योरिटी का वेरिएंस भी निकालना होगा, और एक सिक्योरिटी का वेरिएंस निकालना तो हम लोग पिछले लेक्चर में सीख लिए थे, क्या था, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। वेरिएंस निकालने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे देखो एक्स बार निकाल दिए थे 30%, एक्स दिया हुआ है तो एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कर दो और उसके बाद सबका सम कर दो। देखो एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर पहले किए और उसके बाद फिर सम किया 288% स्क्वायर, फिर वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर किए और उसके बाद फिर आंसर निकालें, करेक्ट। तब हमारे पास वेरिएंस आ गया, लेकिन हमको क्या चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले वेरिएंस को हटाना होगा, वेरिएंस को स्टैंडर्ड डेविएशन में करने के लिए क्या करना होगा, सिर्फ अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस निकाल स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, ए का भी आ गया बी का भी आ गया। तो हमारे पास कोवेरियंस भी है, कोवेरियंस है हमारे पास 8% स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 9.8% एंड 4.3%। तो कोरिलेशन कैसे निकलेगा, कोवेरियंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 8% अपॉन 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 4.32, आंसर आ जाएगा 0.18। और 0.18 क्या है प्लस, ना ही परसेंटेज कुछ नहीं। भाई क्यों कुछ नहीं, बताते हैं इसके पीछे का लॉजिक। तुम कभी तुम्हारे दिमाग में अगर कहीं आया होगा तो तुम सोच रहे हो कि भाई कोवेरियंस आया हुआ है तो डिवाइडेड बाय वेरिएंस कर दो ना, कोवेरियंस अपॉन वेरिएंस इज इक्वल टू कोरिलेशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों कर रहे हैं, बताते हैं लॉजिक। कोवेरियंस जो है वो परसेंटेज स्क्वायर में आता है, करेक्ट, और स्टैंडर्ड डेविएशन परसेंटेज में होता है, लेकिन नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी कर रहे हैं, तो फिर 1% इंटू 2% करोगे तो परसेंटेज स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी परसेंटेज स्क्वायर ऊपर भी परसेंटेज स्क्वायर, तो परसेंटेज स्क्वायर कैंसिल ओवर। लेकिन अगर तुम वेरिएंस यूज़ करता तो 96% स्क्वायर पहले से होता, वेरिएंस ऑफ ए 96% स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ बी है 18.6% स्क्वायर, तो नीचे तो परसेंटेज स्क्वायर परसेंटेज रेज़ टू पावर 4 हो जाता, ऊपर तो 2 ही था, तो नीचे तो अभी भी 2 बचा रहता ना, इसलिए हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करते हैं। ओके। हम क्या गलती किए थे, जब कोवेरियंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन किया तो आंसर हम 18.89 लिख दिए थे। मेरे भाई कोरिलेशन हर वक्त नंबर्स में आएगा, +1 से -1 के बीच में, तो उसको परसेंटेज में करने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि परसेंटेज तो कट गया ना भाई। ओके ना, इजी प्लीज़ समझना इस बात को।
तुम्हारा आंसर आ गया। डन डन। वैसे ही एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल 2 किसका बात करता है? एक्स एंटी एनालिसिस से। यहाँ पे भी हमको क्या कैलकुलेट करना है? कोवेरियंस और कोरिलेशन। तो कोवेरियंस कोरिलेशन ढूंढना है, लेकिन डेटा कब का है? अगला साल का है, फ्यूचर डेटा है। तो एक्स एंटी एनालिसिस करना है। एक्स एंटी एनालिसिस करने के लिए तुमको क्या करना होता है? हम लोग डिवाइडेड बाई एन करने की जगह मल्टीप्लाइड बाई पी करते थे। करेक्ट? क्या करते थे? सम ऑफ प्रोबेबिलिटी एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, कोवेरियंस निकालने के लिए। करेक्ट? और ये फॉर्मूला से अच्छा क्या बोल सकते हैं? प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार ऑफ 1 ईयर प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड बाई वाई माइनस वाई बार ऑफ सेकेंड ईयर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड ईयर। तीनों साल का प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार करोगे, तब सबका सम करोगे, तब तुम्हारे पास आ जाएगा एक्चुअल कोवेरियंस। ओके, तो देखो वही किए हम लोग पहले एक्स माइनस एक्स बार निकालें। एक्स बार निकालना तुमको आता है, वाई माइनस वाई बार निकालें, फिर एक्स माइनस एक्स बार को मल्टीप्लाई किए वाई माइनस वाई बार को, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किए। जब तीनों साल का प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किए तब उसको फिर ऐड किए, तब आएगा सिग्मा प्रोबेबिलिटी एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। हमारा है कितना? -152% ये आया कोवेरियंस। लेकिन कोवेरियंस रिलेशन तो दे दिया इसका, लेकिन हमको सिंप्लीफाई करना है, तो हमको चाहिए कोरिलेशन। कोरिलेशन के लिए क्या करना होगा? कोवेरियंस को डिवाइड करना होगा स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन तुमको निकालने आता है। स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकलता है भाई? दोनों फॉर्म, चाहे एक्स पोस्ट एनालिसिस हो या एक्स एंटी एनालिसिस हो, स्टैंडर्ड डिविएशन नॉर्मली फॉर्मूला से निकलता है। क्या? अंडर रूट वेरियंस। और वेरियंस कैसे निकलता है? बहुत ईजी है। चाहे एक्स तुम्हारा एक्स पोस्ट एनालिसिस हो, हाँ, वेरियंस कैसे निकलता है? वेरियंस विल डिपेंड कि कौन सा एनालिसिस है। एक्स पोस्ट एनालिसिस होता है तो वेरियंस निकलता था सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, वहाँ स्क्वायर होगा क्योंकि वेरियंस है, डिवाइडेड बाई एन। अगर एक्स एंटी एनालिसिस है तो सिग्मा सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। वेरियंस एक ही सिक्योरिटी का निकलता है। करेक्ट? करेक्ट। हमको यहाँ स्टैंडर्ड डिविएशन भी एक ही दोनों सिक्योरिटी का निकालना है, तो एक का अलग से निकालेंगे, दूसरा का दूसरा निकालेंगे, वैसे निकालोगे आंसर तुम्हारा आ जाएगा एकदम सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर ये भी है 3 जो पेज नंबर 5.3 पे सेम वैसे बन जाएगा। और एक और बार फिर से हम गलती किया यहाँ 94.3, गलती नहीं की, हम जानबूझ के लिखे। आंसर आ रहा है 0.943 माइनस में, तो तुम उसको 94.3% नहीं लिख सकते हो। कोरिलेशन हर वक्त तुम्हारा आता है कि इसमें +1 से -1 के बीच में। प्लीज़, इजी इजी। पूरा टॉपिक ख़त्म हो चुका है। बाय।